गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। हमने आपको जो पहला क्लास लिया था उस क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार जो है 15वीं शताब्दी में जो थल मार्ग था वो तुर्कों ने थल मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया और यूरोप का जो व्यापार भारत से होता था वो पूरी तरह से रुक गया। और ये बहुत ही मुनाफे वाला व्यापार होता था, इसलिए ज़्यादातर यूरोप के जो देश थे वो इस तरह की योजनाएं बनाने लगे कि किस तरह से वो भारत में जाके व्यापार करें और कौन से रास्ते से व्यापार करें। और इसी क्रम में इन लोगों ने जो रास्ता खोज लिया था वो रास्ता इन्होंने समुद्र का रास्ता खोजा था। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जो तीन रास्ते थे उन तीन रास्तों से पहला रास्ता हमने बताया था इधर से था, फिर सेकंड जो रास्ता था वो ये रास्ता था यहाँ से लाल सागर से होके, और जो एक रास्ता और था जो मध्य एशिया से केवल थल के मार इधर से होते हुए ये यूरोप को जाता था। तो ये जो रास्ते हमने डिस्कस किए थे उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार इन लोगों ने पुर्तगाल के जो वास्को डिगामा जो यात्री था, नाविक था, उसने यहाँ से अफ्रीका के किनारे किनारे से होते हुए जो रास्ता खोजा था वो इस रास्ते से किनारे किनारे अफ्रीका के आते हुए और ये यहाँ मडगास्कर होते हुए भारत में इंटर किया था। तो इसके बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो दूसरे व्यापारी थे वो भी ये चाह रहे थे कि हम भी यूरोप के जो देश थे वो उनको लालच लगा कि हम भी भारत से व्यापार करें। उनको जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको देखकर ये कंपटीशन हो गया कि भाई हमको भी ऐसे भारत से व्यापार करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकें। तो हम आज पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़, यानी कि जो दूसरे जो यूरोप के व्यापारी थे उनकी आपस में होड़ लग गई और भारत से व्यापार करने के क्रम में उन लोगों में आपस में इतना कंपटीशन हो गया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। और आपस में लड़ते लड़ते जो है वो अपना व्यापार की धाक जमाने के चक्कर में पड़ गए। तो 1600 से लेके 1670 तक करीब चार ऐसे देश थे जो यूरोप के जो भारत में इंटर किए थे। इन चार देशों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो देश था उसमें जो वास्को डिगामा आया था वो पुर्तगाली नाविक था। वो कब आया था? 1498 में। और दूसरे नंबर पर इस क्रम में आए थे 1600 ईस्वी में, वो अंग्रेज आए थे। उसके बाद आए थे डच। डच का मतलब एक देश है समुद्र के किनारे, छोटा सा देश है, नीदरलैंड। उसको हम लोग डच भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज होना। कहीं अगर डच लिखा है या हॉलैंड लिखा है या नीदरलैंड लिखा है तो उसका मतलब एक ही है। और सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो इन लोगों ने भी भारत में व्यापार करने की ठानी और ये लोग भी अपने अपने तरीके से व्यापार करने के लिए आ गए। अब जब आप आपस में व्यापार होने लगा तो इनमें आपस में कंपटीशन हो गया, क्योंकि ये जो भारत से सामान खरीदते थे वो बहुत ही सस्ता खरीदते थे और वहाँ जाके अपने देश में बहुत महंगा बेचते थे। तो उनको बड़ा मुनाफा होता था, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। अब ये जब व्यापारी भारत में आके व्यापार करने लगे तो इन लोगों ने अपनी एक व्यापारिक कंपनियां बना ली। और इन व्यापारिक कंपनियों में क्या होते थे, कई लोग मिलके आपस में एक कंपनी बनाते थे, उसमें पैसा लगाते थे और जो पैसा लगाने के बाद व्यापार में जो लाभ होता था, जो मुनाफा होता था, जो प्रॉफिट होता था, उसको सारे व्यापारी आपस में बांट लेते हैं। आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी पद्धति पर चलती हैं, जैसे कि देखिए आपकी किताब में भी लिखा है, आज भी बहुत सारी कंपनियां इसी पद्धति से व्यापार करती हैं। तो हमको ये ध्यान देने वाली बात है कि इन लोगों ने जो व्यापार करने के लिए केंद्र बनाए, जहाँ पर ये व्यापारिक कंपनियाँ अपना सामान खरीदते थे और यहाँ यूरोप ले जाने के लिए खरीदते थे और यूरोप से जो सामान लाते थे वो यहाँ बेचते थे, उसको फैक्ट्री या कोठी कहने लगे। फैक्ट्री का मतलब वो नहीं था जो कारखाना होता है, आजकल हम लोग सोचते हैं फैक्ट्री का मतलब कोई कारखाना जहाँ बहुत सारा सामान बनता है, वो फैक्ट्री नहीं। जब हम उस समय की हम बात करेंगे, अंग्रेज़ों के टाइम पे जो व्यापार होता था पुराने समय में, तो उस समय फैक्ट्री का मतलब होता था कि व्यापारिक केंद्र।
उसको कोठी और फैक्ट्री भी कहते थे। जैसे कि आपके यहाँ किताब में ये दिखाया समझाया गया है, तो ये समझ लीजिए, ये एक दृश्य यहाँ नीचे दिखाया गया है कि फोर्ट विलियम कोलकाता ये व्यापारिक केंद्र था, इसको कोठी, लेकिन इसने क्या किया था, एक किले का रूप ले लिया था, एक बहुत बड़ा फोर्ट बना लिया था। इस प्रकार इनकी शक्ति जो है काफ़ी अपनी शक्तियाँ, जो व्यापारिक कंपनियाँ थी, शक्तियाँ भी बढ़ाने लगे थे। उसमें सुरक्षा भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी काम ये लोग करने लगे थे। तो जब इन लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत सारा हमको व्यापार करना है और होड़ लग गई सारे देशों में, तो आपस में इनमें एक दूसरे में झगड़े भी होने लगे। तो इसमें देखिए यहाँ बताया गया फैक्ट्री का मतलब क्या होता था। फैक्ट्री, इसमें देखिए यहाँ आपके लिखा है साफ साफ पर, ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। ये फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब इसमें साफ साफ बताया गया क्या है फैक्ट्री का मतलब। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है, कंपनी की ओर से कार्य करने वाली व्यापारी एजेंट कहलाते थे, और जिस जगह कार्य करते थे उसको कोठी या फैक्ट्री कहते थे। तो ये इसके बारे में आप लोगों को समझाया गया है, जो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। वैसे तो हम इसको आपको जो क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा उसमें विस्तार से इसको लिखा देंगे। तो हम इसमें आगे यही पढ़ रहे थे कि जो हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी कोठियाँ बनाना शुरू कर दी। कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसूरा व्यापारिक केंद्र खोल लिए। फ्रांसीसियों ने क्या किया, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही, यहाँ पे अपनी अपनी कोठियाँ बना ली। कोठियों का मतलब जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है इनके व्यापार करने की एक जगह, बस ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद क्या था, अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों ने भी अपना बहुत सारा जो व्यापार करने के लिए केंद्र बना लिए, कोठियाँ बना ली, फैक्ट्री बना ली, या बाद में फिर ये किले के रूप में उभर के आ गए। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ बनाया, इन लोगों ने अपना अपना बनाया। सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार, ये सब अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। तो हमने यहाँ देखा है कि सारे देश अपने अपने तरीके से एक व्यापारिक केंद्र बनाकर भारत के साथ यूरोप से व्यापार करने लगे। और इसमें क्या करते थे, ये बहुत ही सस्ते दामों में भारत से कोई सामान खरीदते थे, खासतौर से यहाँ के मसाले, यहाँ का सूती कपड़ा बहुत ही उम्दा किस्म का होता था, रेशमी कपड़ा, और उसको ले जाके यूरोप में बहुत महंगा बेचते थे। तो उनको जो मुनाफा होता था, जो उनको फ़ायदा होता था, बहुत ज़्यादा होता था। और इतना ज़्यादा मुनाफा होता था कि बाकी यूरोप के देशों में भी लालच आया कि हमको भी ये करना चाहिए। और हमको इतना कंपटीशन बढ़ गया कि फिर बाद में ये लोग सोचने लगे कि क्यों ना हम ही इसमें करें, कोई दूसरा व्यापार ना करने पाए। तो आपस में ये लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो जो सबसे मजबूत देश होगा वो उभर के आएगा। सबसे पहले हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि पुर्तगाली जो है वो समुद्री रास्ते से सबसे शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, पुर्तगाल जो है छोटा सा देश था यूरोप में, और बाकी जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे ये बड़े बड़े देश थे, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने की भारत में कोशिश की, और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, और आपस में इनमें वैमनस्यता भी आ गई, कंपटीशन हो गया बहुत ज़्यादा, और लड़ाई झगड़े, युद्ध होने लगे। अब जो इनका युद्ध यूरोप में होता उसका प्रभाव भारत में भी दिखाई देने लगा। अब ये क्या करते थे, जो भारत के जो राजा होते थे उनसे अपनी धाक जमाते थे। धाक जमाने का मतलब उनके निगाह में ऐसा काम करते थे कि हमको जो है राजा का फेवर मिल जाए, और हमको बहुत सारे टैक्स जो हैं वो न देने पड़े, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। राजा भी क्या करते थे, खुश हो जाते थे, इनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे और राजा खुश हो जाते थे। वो क्या करते थे, एक जैसे आजकल ऑर्डर निकलता है इसी तरह एक फरमान जारी कर देते थे। तो ये जो फरमान जारी करते थे, ये फरमान का मतलब होता था कि ये जो व्यापारिक कंपनी है, इस कंपनी को बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने दिया जाए, ये राजा का सख्त आदेश होता था। तो जो राजा के जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वो ज़्यादा इन लोगों के साथ दखलंदाजी नहीं करते थे। और फिर ये अंग्रेज़ क्या करते थे या फ्रांसीसी क्या करते थे, अपनी मनमानी से मनमाना जो है व्यापार करते थे। राजा को खुश करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि इसमें देखो एक ये बग्गी दिखाई गई है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो बग्गी दिखाई गई है ये उस ज़माने में एक बहुत ही बड़ी लग्जरी की चीज़ हुआ करती थी। और इस बग्गी को, इस चित्र को ध्यान से देखो, इस बग्गी को गिफ्ट किया था अंग्रेज़ों ने, जिससे कि ये अंग्रेज़ों ने किया था या किसने किया था, हाँ ये अंग्रेज़ों ने हाँ भेंट किया था इसको। तो इसमें
जिससे राजा खुश हो जाते थे। तो और राजा जब जहांगीर यहाँ के जब राजा थे, मुगल बादशाह जहांगीर जो थे, वो अकबर के जो पुत्र थे, उनके दरबार में सबसे पहले इनके यहाँ कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में, ये देखिए 1608 ईस्वी में यहाँ आए। और उसके बाद दूसरे जो आए वो सर टॉमस रो, वो कब आए? 1615 में दरबार में आए। और इन लोगों ने भी बहुत सारे इनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के गिफ्ट दिए, जिससे इनकी अपने मार्केट में धाक जम सके। अब हमको ये देखना है कि ये तरीके ये लोग अपनाते थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, ये देखो नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है कि फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाल जो है वो कहाँ कहाँ अपना व्यापार करने के लिए इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई। देखो जैसे इसमें ये कई जगह दिया है, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री बनी हुई है ना। तो हमको ये ध्यान से इसको स्टडी करना पड़ेगा। एक फैक्ट्री जैसे यहाँ पे बना दी, देखिए। तो ये जब हम इसको स्टडी करेंगे तो ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, ये मेन मेन केंद्र होते थे। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये पांडिचेरी लिखा है, ये फ्रांस की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। यहाँ से फ्रांसीसी अपना व्यापार करते थे और यहाँ से अपना फैक्ट्री बनाते थे, समुद्र के रास्ते से आते थे और यहाँ अपना रुकते थे। यहाँ से उन्होंने अपना व्यापार का फिर पूरे इंडिया में ये जहाँ से भी उनको व्यापार करना होता था वो फैल जाते थे। फिर वापस अपना सामान यहाँ से इकट्ठा करके और वापस जो है अपने देश समुद्र के रास्ते से वापस निकल जाते थे। तो ये सब चीज़ों का हम इस नक्शे में अच्छे से ध्यान से स्टडी करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर में इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको जवाब लिखवाऊंगा। और उसके बाद दिखा है कि उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो इन्होंने जो बस्तियाँ अपनी बना ली थी और व्यापार कर रहे थे, उसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच व्यापार की छूट, ये क्या कहते थे, ये लोग कहते थे व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा गारंटी, यानी कि भारत का जो जहाजी बेड़ा था, यानी भारत में जो समुद्री जहाज़ थे बहुत कमज़ोर। भारत में कभी भी जो भारत की जो जल सेना थी वो कभी भी मजबूत नहीं रही, मुगल काल में बहुत ही कमज़ोर थी। और ये लोग उस ज़माने में सबसे मजबूत थे। तो ये लोग कहते थे हम आपके जहाज़ों की सुरक्षा तभी करेंगे जब हम लोगों को तुम आप लोग व्यापार में छूट दोगे, यानी हमें अपनी मर्जी से व्यापार करने दोगे। तो इस तरह का प्रलोभन और इस तरह का दबाव राजा के ऊपर ये लोग बनाते थे, उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। ये जो ग्रीन ग्रीन लिखा है इसकी ये चर्चा की गई है। उसके बाद इसमें कुछ बिंदु हैं जो अलग से इस पाठ में चर्चा नहीं की गई है, वो बताए गए हैं। इसको मैं एक एक करके थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ देता हूँ आप लोग और समझा देता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता है, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। तो नंबर 1 पे क्या लिखा है? नंबर 1 पे लिखा है, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर पर हैं। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है, एक छोटे छोटे देश इतने बड़े भारत पर कैसे अधिकार जमा लेते हैं और व्यापार करने भारत में आते हैं और व्यापार करने के बाद यहाँ के मूल जो है शासक बन जाते हैं। ये एक विचारणी है, हम अगले पाठों में जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, ये जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस एवं संदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे, यानी कि हम लोग इस मामले में थोड़े से पिछड़े हुए थे। तो ये थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनसे थोड़े पिछड़ गए थे, इसीलिए ये लोगों ने ये काम कर पाया। नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, धनी व्यापारियों ने पैसा उधार लेने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आज सबसे लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट लिखा है, आज यूरोप के समस्त देश यूरोप
यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये भारत जितना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर भारत के बराबर भी नहीं है। तो आज जो यूरोपियन यूनियन जो बनी हुई है वो इसीलिए बनी है कि हम दुनिया से कंपटीशन कर सकें और हम कहीं छोटे अपने अर्थव्यवस्था, कमज़ोर अर्थव्यवस्था की वजह से पीछे न रह जाएं। इसलिए ये लोग मिलके एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार की है जिससे कि ये विश्व में आगे बढ़ सकें। तो ये जो चैप्टर पहला था, इसमें हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने आए और व्यापार करते करते कौन कौन से देश पीछे से आए और उसके साथ व्यापार करने लगे। अब हम आगे देखेंगे सेकंड चैप्टर में कि आगे क्या हुआ, कौन से ऐसे व्यापारी थे जो शक्तिशाली साबित हुए और उनका वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया, उस सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में देखो, जिसमें जैसे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें दिया अमेरिका की खोज किसने की। तो सभी जो नाविक थे वो अपने अपने खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन इसमें सफल कौन हुआ था अमेरिका में? कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। ये आया तो भारत को खोजने था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से ये ऐसे देश में पहुंच गया, इसने सोचा भारत है, लेकिन बाद में पता लगा वो भारत नहीं अमेरिका था। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा है कि भारत में दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये विकल्प है कि ये देखिए दूसरा है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था। तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा था कि भारत में कई यूरोपीय व्यापारी आए थे। तो सबसे पहले कौन आया था यूरोपीय व्यापारी? पुर्तगाली था, अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, डच था। अब ये इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में सर्वप्रथम कौन सा, ये न लिख के इनको ये लिखना चाहिए था प्रश्न में कि भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापारी समुद्र के रास्ते से भारत आया था। यूरोपीय व्यापारी तो बहुत सारे पहले भी आते थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होते हुए थल मार्ग से व्यापार करते, लेकिन यहाँ होना चाहिए था कि समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन सा व्यापारी भारत में आया था? पुर्तगाली था। वो क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। तो हमने आपको बताया था कुतुबनुमा एक जो कंपास था उसकी आविष्कार बहुत बड़ी घटना थी और वो उन्होंने पूरे समुद्री यात्रा के क्षेत्र में एकदम बदल के रख दिया। उसके बाद था वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आप सभी जानते हैं, पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। तो अभी अभी आपको पढ़ा था, जो जहांगीर जब यहाँ के राजा थे, मुगल बादशाह जहांगीर थे, सबसे पहले कौन आया था इनके दरबार में? सर कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नाम था, जो कब आए थे? 1600। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1608 ईस्वी में। कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। तो ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी हैं। उसके बाद दिया है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। इसमें क्या दिया है? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ये अभी बता ही दिया मैंने कौन था, कैप्टन हॉकिंस। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। हमने जैसे इसमें किया था कि पहले 3 मार्ग थे, फिर वो तीनों मार्गों पर तुर्कों का कब्जा हो गया। उसके बाद जो है समुद्री रास्ते की खोज की गई। तो ये हम आपको जब अभी प्रश्नों के जब लिखाएंगे तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके उत्तर हम आप लोगों को भेजेंगे तो आप इनके उत्तरों को फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? जो कंपनियां होती थी वो क्या होती थी? कई लोग मिलके आपस में पैसा इकट्ठा करते थे और वो पैसा इकट्ठा करके कंपनी बनाते थे और कंपनी बना के जो मुनाफा होता था उसको आपस में बांट लेते थे। इसके बारे में भी हम उत्तर आपको लिख के भेजेंगे। तो उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें थोड़ा बड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा और वो भी हम आपको लिख के भेजेंगे। इसमें क्या है? पुराने यूरोपीय व्यापारी मार्ग कौन थे? नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों शुरू हुई? क्यों हुई थी? क्योंकि वो बीच में सारा तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी, व्यापार करना भी ज़रूरी था। तो इसके बारे में हम जो है आपको इसका आंसर लिख के भेजेंगे, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये सूची बनानी है, इसके बारे में भी हम लिख के। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों को जो आज हमने पढ़ाया है इसको पहले अच्छे से किताब सामने रख के बैठना है और जो जो हमने
पढ़ाया है उसको किताब के साथ साथ हमने जो बताई हैं बातें उनको देखना है अपने मन में पढ़ते हुए, और इस वीडियो को अपने हेडफोन लगा के सुनते जाना है, जिससे आपको ये पार्ट में जो चीज़ें बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली हैं लिखी हुई हैं समझ में आ जाए। उसके बाद हम जो प्रश्न उत्तर भेजेंगे उनको आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका प्रथम पार्ट जो है समाप्त हो जाता है। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर। तो कम से कम 2-3 चैप्टर हिस्ट्री के करा देंगे, उसके बाद हम नागरिक शास्त्र और भूगोल को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। ओके, थैंक यू।